नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में बिगड़ती हवा के हालात के बीच गुरुवार से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान होगा। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है और प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य बंद रहने से जो प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूर हैं उन्हें सरकार 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे खाते में देगी। बुधवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। मंगलवार की तुलना में इसमें हल्का सुधार हुआ है। ग्रैब 4 के तहत भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं को वर्क फ्रॉम होम नियम से छूट दे दी गई है। तो जहरीली हवा ने बढ़ाया सांस का संकट। दिल्ली में हवा बेहद खराब। और आपको बता दें कि दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से हालात काफी गंभीर हो चले हैं। वर्क फ्रॉम होम 50% अनिवार्य कर दिया गया है सरकारी और निजी दफ्तर के लिए। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। तो दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। बुधवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 यानी कि हवा बेहद खराब है। आज सुबह की हम बात कर रहे हैं। और प्रभावित जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, क्योंकि काम बंद करवा दिया गया, कोई भी निर्माण कार्य नहीं होंगे, जो रजिस्टर्ड जो मजदूर हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें सहायता राशि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस विधायक सत्यमेव जयते की तख्ती लेकर सदन पहुंचे और नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल बाधित ना हो और पोस्टर हटाकर सदन में प्रवेश करें। विपक्ष ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में स्थगन पर चर्चा की मांग की। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। तो वहीं स्थगन प्रस्ताव को आग्रह किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में सत्यमेव जयते के नारे लगाए, गर्भगृह में प्रदर्शन किया। हंगामे के चलते कांग्रेस के 34 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि मामला सभी जो भी है वो न्यायालय में है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत फैसला होगा। संधि की व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। ये फिर से सिर्फ मीडिया के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए ये जनादेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये गांधी परिवार के निष्ठा जताने का मंच नहीं है, ये जनता के विश्वास को गांधी परिवार के प्रति निष्ठा दिखाने का बोलने के बाद जनता के प्रति पालन दिखाने का मंच बिल्कुल नहीं चले। हमने सत्यमेव जयते जो भारत का स्लोगन है, जो सत्य का रास्ता है, जो हमारे महापुरुषों का रास्ता है, चाहे भगवान बुद्ध की बात हो, महावीर की बात हो, गुरु नानक देव की बात हो, कबीर की बात हो, चाहे गुरु घासीदास की बात हो, सबने सत्य के मार्ग में चलने का कहा है। आज हम सब सत्य की बात कहें तो सत्य के नाम से भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई। पूरी तरीके से राजनीतिक है और पॉलिटिकल एक स्टंट है, मैं ऐसा मानूंगा, क्योंकि इसमें कौन सा विषय आ गया है। न्यायालय का जो विशेष अधिकार है उसमें उसने जो भी संज्ञान लिया है, कोई मामला खत्म थोड़ी हुआ है। अगर वो हम तो शुरू से इस बात को बोलते हैं, तो जब दोषी हैं तो फिर तो जो हो कार्रवाई न्यायालय का न्याय संगत कार्रवाई होगी वो होगी, और जब दोष नहीं होगा तो कोई मामला नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें सिर्फ जो मुझे जहां तक जानकारी है गिरफ्तारी वगैरह पर रोक का है, बाकी मामला तो है ही।
मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपनी स्थापना के 69 साल पूरे कर लिए हैं। अब इस मौके पर 17 दिसंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया है। सत्र में प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित भारत के संकल्प पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये दिन हम सबके लिए सौभाग्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के 2047 के विजन और अमृतकाल के आह्वान को ध्यान में रखते हुए ये विशेष सत्र आयोजित किया गया है। सदस्य बिना प्रश्नकाल के आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश पर अपने विचार रख रहे हैं। इस अवसर पर अतीत की गौरवशाली यात्रा को भी याद किया जा रहा है। हालांकि सत्र के दौरान मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में हंगामा किया, नारेबाजी की। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियां इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है। इतिहास गौरवशाली है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 1956 से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि पुराने इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था। इंदौर के चर्चित बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का परिवार एक बार फिर से धार्मिक स्थलों में नियमों के उल्लंघनों को लेकर चर्चा में है। इस बार मामला शहर के प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर से जुड़ा है, जहां प्रतिबंधित गर्भगृह में विधायक के बेटे और बहू के प्रवेश का मामला सामने आया है। स्पष्ट नियमों के बावजूद विधायक के परिवार को विशेष अनुमति दी गई, जिससे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विधायक गोलू शुक्ला के बड़े बेटे अंजनेश शुक्ला 11 दिसंबर को विवाह के तुरंत बाद अपनी नवविवाहित पत्नी सिमर के साथ खजुराना गणेश मंदिर पहुंचे थे। मंदिर परिसर में दर्शन के बाद दोनों सीधे गर्भगृह के भीतर गए और भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। यह पूरा घटनाक्रम उस स्थान पर हुआ जहां कोरोना काल से आम भक्तों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके पहले भी विधायक और परिवार के विवाद सामने आ चुके हैं, जिनमें 1 दर्जन वाहनों के काफिले के साथ देवास की माता टेकरी पहुंचकर मंदिर के पट खुलवाने की कोशिश की। इस दौरान पुजारी और विधायक पुत्र के बीच कहासुनी के बाद एफआईआर भी दर्ज की थी। विधायक गोलू शुक्ला के साथ उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला जबरन गर्भगृह में प्रवेश किया। मंदिर कर्मचारियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहां धक्का मुक्की और तनाव की स्थिति बन गई थी। गौरतलब है कि खजुराना गणेश मंदिर में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा कारणों के चलते गर्भगृह में प्रवेश पर सख्त रोक लगा रखी है। मंदिर प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि सामान्य श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन करने होंगे। बावजूद इसके विधायक परिवार के सदस्यों को गर्भगृह तक पहुंचने की अनुमति कैसे मिली, इसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में एक खिलाड़ी ने सबको हैरान कर दिया जब आरसीबी ने उस बड़ी बोली को लगाया। और खास बात यह है कि इस खिलाड़ी ने अब तक मात्र 2 ही T20 के मुकाबले खेले हैं। मंगेश यादव को आरसीबी ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। मंगेश एक बाएं हाथ के तेज ऑलराउंडर हैं जो निचले क्रम में आते हुए बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। इस खबर के बाद से ही पूरे छिंदवाड़ा जिले में खुशी की लहर है। मंगेश यादव को मिली सफलता के बाद छिंदवाड़ा पांझुर्ना में उत्साह का माहौल है। क्रिकेट प्रेमी और उनके शुभ चिंतक मंगेश के घर पहुंचे, मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई गई। मंगेश के माता पिता और छोटी बहन पायल की खुशी का ठिकाना नहीं है। पांढुर्ना अंचल में
बसे बोरगांव गांव के होनहार क्रिकेटर मंगेश यादव का आईपीएल तक पहुंचना संघर्ष और मेहनत की मिसाल है। स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि मंगेश की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी रहेगी। पिता राम अवध यादव पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। उन्होंने कहा कि मां बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए। मंगेश ने क्रिकेटर बनने की ठान ली थी और उसका सपना पूरा हुआ है। परिश्रम जो अपने ढंग से करते गया, जो भी उसके आया मन में, उसकी ठान ली थी कि मेरे को नहीं क्रिकेटर ही बनना है, तो उन्होंने वो जगह पे किया। और परिश्रम में हम ही पीछे हट रहे थे, तो वो तो अपनी जगह पे खड़ा था। अब पीछे हटने की अपनी मजबूरी थी कि अपने पास उतना बैलेंस पैसे नहीं थे। भाई जो मजबूरी है वो अपने को बोलने में कौन सी दिक्कत है। फिर भी बीच में अपने वो चलते गया, जैसे भी अपना रोजी रोटी चलते गए। इसमें बच्चे भी, वो भी अपने को देखना था। बेटियां भी अपनी 3 थी, लक्ष्मी जी लोगों, उनको भी देखना था। आगे उसने भी अपनी मेहनत करते गया। लोरमी के वार्ड क्रमांक 8 में क्षेत्र में भटक रही मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती को स्थानीय लोगों की तत्परता से सुरक्षित मदद मिल सकी है। युवती की असहाय स्थिति को देखकर वार्ड वासियों ने बिना देर किए सखी वन स्टॉप सेंटर को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सखी सेंटर की टीम मौके पर पहुंची। युवती का प्राथमिक उपचार, काउंसलिंग के बाद उसे मानसिक अस्पताल सेंद्री रेफर किया गया, जहां अब उसका इलाज जारी है। इधर रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में जल्द ही नई 5 मंजिला कंपोजिट बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। नई कंपोजिट बिल्डिंग में जिला प्रशासन के सभी 54 विभाग के कार्यालय खुलेंगे। एक ही बिल्डिंग में सभी विभाग के कार्यालय होने से लोगों को इधर उधर जाने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रस्तावित 5 मंजिला कंपोजिट बिल्डिंग लगभग 29 करोड़ की लागत से 2555 वर्ग मीटर में तैयार की जाएगी। निर्माण कार्य पूरा होने तक एसपी ऑफिस को पुराने कमिश्नर कार्यालय शास्त्री चौक में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। रायपुर कलेक्ट्रेट की शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एसपी ऑफिस है। एसपी ऑफिस का सामान जो है तमाम वो निकाल करके अब शिफ्ट किया जा रहा है। एसपी ऑफिस को लाल गंगा के सामने जो बिल्डिंग बनी उसी परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है। तमाम जो कुर्सी, टेबल, कागजात देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे बिल्डिंग के ऊपर भी जो कामकाज है वो किया जा रहा है। जल्द यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। लगभग 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, जिसमें 54 अलग अलग विभाग एक ही जगह लोगों को मिलेंगे, ताकि इधर उधर ना जाना पड़े। एक ही बिल्डिंग के अंदर तमाम अलग अलग विभाग रहेंगे। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह हमारे साथ हैं। सर, शिफ्टिंग का काम शुरू हुआ है, किस तरीके से नई बिल्डिंग होने वाली है और क्या कामकाज हो रहा है? देखिए, ये बहुत ही हमारी बहुप्रतीक्षित भवन था जो शुरू होना था। किन्हीं कारणों से हम नहीं शुरू कर पा रहे थे। अब वो सारी चीजें निपटाकर ये भवन शुरू हो गया है। जल्दी ही ये अपनी शेप लेगा। कुछ समय के लिए यहाँ जो लोग आते थे उनको भी कलेक्ट्रेट अपनी ही जगह पे अभी चलेगा, लेकिन कुछ चूंकि इस पूरे भवन में निर्माण चलेगा तो कुछ लोगों को गाड़ियां और उसमें थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसको हम पूरा करें और आने वाले समय में लोगों को एक ही जगह पर वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। 100 साल पुराना कलेक्ट्रेट था, तो ऐसे में किस तरीके से नया भवन होगा, क्या कोशिश आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं? देखिए, समय के साथ भवनों में समस्याएं आती हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, कई बार अप्रिय स्थितियां भी बनती थी, इसलिए नया भवन आएगा। लेकिन इसमें से हम लोग ये देखेंगे कि किन भवनों को पूरी तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, जिससे कि आने वाली जनरेशन अपने पुराने भवनों को, अपनी पुरानी विरासत को समझ सके। फिलहाल एसपी कार्यालय को शिफ्ट किया जा रहा है। कई अलग अलग जो दफ्तर हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। आने वाले समय में यहाँ पर जल्दी काम शुरू होगा। बिल्डिंग बनाई जाएगी, 5 मंजिला बिल्डिंग होगी, जहाँ पर 54 करीब जो है वो विभाग के अलग अलग दफ्तर बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े। एक ही बिल्डिंग के अंदर तमाम जो उनकी दिक्कतें हैं उसका समाधान हो सके, इसके लिए कोशिश की जाएगी। रायपुर कलेक्टर ने आज एरिया का जायजा लिया है। नई बिल्डिंग है उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, INS24/7 रायपुर। इधर बोरला विकासखंड के
गढ़ी दादर जैसे गांव में आजादी के बाद भी बिजली ना पहुंचना ग्रामीण विद्युतीकरण की बड़ी चुनौती है, जहां लोग आज भी ढिबरी और चिमनी के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा जनजाति के लोग पीने के पानी की व्यवस्था यहां पर कोई नहीं है और पानी के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। ग्रामीणों को 2 से 3 किलोमीटर दूर झिरिया से पानी लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कागजों तक सीमित नजर आ रही है। समस्याओं से त्रस्त होकर गांव के लोग अपनी पीड़ा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। दिक्कत रहे, पानी के दिक्कत है सरकार और बिजली के पानी के समस्या है। हमला एक ठन बोरिंग मिल गया से एक ठन फेर बन जाती इसका। हम बिजली की समस्या लेके आए हैं। हमको 60 सालों से हमको बिजली की समस्याएं हैं और पानी का भी है। उस समस्या गाँव में खंबा लगा ही नहीं है क्या आपके? नहीं, अभी तक से नहीं लगा। नीमच जिले के जावद क्षेत्र के सुवाखेड़ा तहसील में कृषि भूमि से बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है और उसने गंभीर मोड़ ले लिया है। न्याय न मिलने से आहत किसान कमलेश डांगे बुधवार सुबह 7:30 बजे सुवाखेड़ा शमशान के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित किसान का आरोप है कि कुछ लोगों ने साजिश रचकर उसके नाम से फर्जी कागजात तैयार किए और उसकी कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया। इस पूरे फर्जीवाड़े में लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। किसान को लंबे समय तक इसकी जानकारी नहीं दी गई। जब सच्चाई सामने आई तो उसने संबंधित लोगों से संपर्क किया तो उसे संतोषजनक जवाब मिला और न ही उसकी राशि लौटाई गई। किसान का कहना है कि जब से मामले को उजागर किया गया है तब से उसे और उसके परिवार को धमकियां मिल रही है। कार्रवाई न होने से वो टूट गया और ये खतरनाक कदम उठाने को मजबूर है। घटना की सूचना मिलते ही जावद थाना प्रभारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की समझाइश पर किसान को नीचे उतारा गया। जबलपुर के थाना शाहपुरा क्षेत्र में एक युवक ने एमपी ऑनलाइन शॉप के दुकानदारों को 2,10,000 रुपए का चूना लगा दिया। ऑनलाइन गेम की लत का शिकार युवक इससे पहले भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। युवक दिवाकर सिंह को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल युवक पहले ऑनलाइन शॉप जाता और किसान बनकर ऑनलाइन गेम खेलते हुए बड़ी बड़ी बातें कर दुकानदारों को अपने झांसे में लेता था और QR कोड देकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाता था। पैसे पहुंच जाने के बाद युवक वहां से चकमा देकर निकल जाता था। सवा 4 बजे के लगभग का समय था। एक व्यक्ति आया था, कोई मझौली साइड का, उसका नाम याद नहीं मेरे को, वो आया था। उसने क्या किया कि उसने बोला कि भैया मेरे को 60,000 रुपए अपने डलवाना है ऑनलाइन, मैं कैश दे रहा हूँ। और उसके जैसे तैसे कुछ नहीं हुआ तो उसको हम लोगों ने पकड़ के क्या थाने, अपने शाहपुरा थाने में उसकी रिपोर्ट डलाई, FIR कराई। जो में से बोलने लगा कि भैया पैसे डालने हैं ऑनलाइन, तो मैंने उसको पहले 70,000 रुपए डाला। फिर वो बोलने लगा कि भैया आपको थोड़ा और डालना पड़ेगा, बैंक है। तो हमने उसको 80,000 रुपए और डाला। टोटल हमसे 1.5 लाख रुपए वो ले चुका है। उसके बाद बोलने लगा भैया कैश नहीं है और उसने ऑनलाइन गेम खेल लिया है। क्षेत्र के जो MP ऑनलाइन या अदर ऑनलाइन के जो संचालक है उनके द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसने उन्हें कुछ लालच दिया कि ज्यादा राशि उनको दी जाएगी ट्रांसफर करने के नाम पर। इस लालच स्वरूप उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है और उसके बाद वो राशि उनको प्राप्त नहीं हो पाई है और इस पे एक संदेही है, उसको जो गिरफ्त में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, अभी जांच में है मामला। मरवाही प्रशासन ने अवैध धान तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से लाए गए धान को जब्त किया है। दरमोहली गांव के झाटोला के जंगल में छिपाकर रखे गए वाहन से 66 बोरी धान पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार मरवाही SDM देवेंद्र सिरमौर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम ने दबिश देकर पिकअप वाहन समेत धान को जब्त किया। जब्त वाहन और धान की बोरियां गौरेला थाना पुलिस के सुपुर्द कर दी गई हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
16 दिसंबर को विजय दिवस के 54वें वर्षगांठ और ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक जिला इकाई महासमुंद ने एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल एडम कमांडेंट कोसा हेडक्वार्टर रायपुर के अभिषेक यूनियाल थे। मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ प्रदेश के शहीद जवानों के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाया और शहीदों को याद किया। कार्यक्रम में 7 शहीद परिवार और चयनित 5 अग्निवीर युवाओं को सम्मानित किया गया। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्रा भी यहां पर पहुंचे थे। देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुति उन्होंने दी। जय हिंद सर, मैं रिटायर्ड नायब सूबेदार युवराज सिंह चंद्राकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक जिला इकाई महासमूह का अध्यक्ष हूँ और सभी हमारा महासमूह का रिटायर्ड फौजी है। हम यहाँ पे करीब 19 रिटायर्ड फौजी हैं जो शहीद स्मारक हम देख रेख करते हैं और हमारे संरक्षण में हम शहीद स्मारक चला रहे हैं। और आज सर हम 16 दिसंबर 2025 को एक भव्य विजय दिवस मना रहे हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक मातृशक्ति अध्यक्ष अंजना चंद्राकर महासमुंद आज हम लोग विजय दिवस मना रहे हैं। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध में भारत ने विजय हासिल किया था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग विजय दिवस मना रहे हैं। मैं श्रीमती किरण पटेल, पत्नी शहीद प्रमोद कुमार पटेल, जो जिला पुलिस बल में थे। 31 दिसंबर 2008 को गंगालूर में उनकी शहादत हुई थी नक्सली मुठभेड़ में। छत्तीसगढ़ की धरती पर 18 दिसंबर का दिन महान समाज सुधारक, संत शिरोमणि और सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी की जयंती के रूप में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, मानव समानता और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रेरक संदेश है। देखिए रिपोर्ट। गिरौदपुरी धाम आने के बाद जो है अगला पड़ाव है जो छाता पहाड़। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम छाता पहाड़ से मौजूद है, जो गिरौदपुरी से जो 5 से 6 किलोमीटर दूर है। ये जो पीछे जो है एक पहाड़ है, चारों तरफ वन्य क्षेत्र से घिरा हुआ है एक पहाड़ है। और इसी पहाड़ के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पे जो है बाबा गुरु घासीदास जी जो अपनी तपस्या किया करते थे और जो उन्हें यहाँ पे जो उन्हें सिद्धि की प्राप्ति की। गुरु घासीदास जी ने लगभग 300 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ से अंधविश्वास, छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध शांत, अहिंसक और वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। बचपन से ही गुरु घासीदास जी ने समाज में फैली असमानता और अस्पृश्यता को निकट से देखा, जिसने उनके मन में गहरी पीड़ा और सत्य की खोज की ज्वाला को जन्म दिया। उनका संदेश था, ईश्वर एक है, निराकार है और उसका सत्य नाम सतनाम है। इसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की और हर साल बाबा जी का दर्शन करने आते हैं। और पवित्र महीना चल रहा है दिसंबर माह, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का जन्म दिवस का महीना है, इसलिए और ज्यादा उत्साह के साथ। बाबा गुरु घासीदास का जन्म लगभग 300 साल हो गया होगा अनुमानित से। तो यहाँ एक तपोभूमि है, गिरौदपुरी में जन्म हुआ था, जन्म बस्ती अंदर हुआ था। गिरौदपुरी तपोभूमि है। बाबा गुरु घासीदास यहाँ आवरा धौरा तेंदुतरी 12 गाड़ा लकड़ी जलाकर तब किया था। यहाँ बाबा गुरु घासीदास जी का एक ही संदेश था, मन के एक समान। सभी को वो एक रूप से देखने की बात करते थे। खासकर यहाँ पे जो है जीव हत्या को लेकर एवं जो किसी भी प्रकार के नशा को लेकर वो सख्त विरोधी थे। और यही संदेश अपने अनुयायियों को भी वो देते थे कि सभी को आप एक ही समझो और जो है कि बुराइयों से और व्यसन से दूर रहो, और तभी जो है कि मानव का कल्याण होगा और जो आगे जो कि मानव जो जीवन जो है सफल हो पाएगा। INET न्यूज़ 24/7 से कुश अग्रवाल, बलौदा बाजार। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INET 24/7। नमस्कार।